और आज विशेष रूप से इस प्रेस वार्ता का आयोजन हिमाचल प्रदेश सरकार का जो 2 साल का सफल कार्यकाल प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पूर्ण हुआ है। प्रदेश में एक कलेक्टिव एफर्ट है, एक टीम वर्क है, जिसमें सब लोगों का योगदान उनकी अध्यक्षता में रहा है, जिसमें सभी हमारे उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण और सभी विधायकगण, सब लोगों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के हर इलाके में समानता के साथ विकास करने का जो उसके 2 साल का कार्य पूर्ण हो रहा है। और निश्चित तौर से इसमें बहुत सी उपलब्धियां भी हैं, बहुत से चैलेंजेस भी सरकार को इस 2 साल के कार्यकाल के अंदर रहे हैं। और मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि क्योंकि सरकारें कंटिन्यूटी में चलती हैं, व्यक्ति बदल जाते हैं, पार्टियां बदल जाती है, मगर सरकार कंटिन्यूटी में, चाहे वो प्रदेश की है, चाहे वो केंद्र की है, वो चलती रहती है। और जो आपका एक किस्म से बैलेंस शीट होता है सरकार की, उस बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस ये लगातार निरंतर चलता रहता है। तो जब हमने सत्ता संभाली तो बहुत से एसेट्स भी मिले, मगर उसके साथ साथ लायबिलिटीज भी पूर्व सरकार के समय से हमको मिली। इससे प्रदेश में जो गति विकास की होनी चाहिए थी, उसको कहीं ना कहीं रुकाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, अलग अलग सेक्शंस द्वारा, अलग अलग क्वार्टर्स द्वारा। और जिस तरीके से खास करके जो ग्रांट्स एक पहाड़ी राज्य प्रदेश has come into a different state, has come into being, तब से प्रदेश को जो एक अलग सहयोग केंद्र सरकार से मिल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमको कमी देखने को मिली है। और मैं आंकड़ों के साथ ये बातें कह रहा हूं। इसकी वजह से चैलेंजेस भी सरकार को आए हैं, मगर मुख्यमंत्री जी ने और सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने कलेक्टिवली एक सकारात्मक सोच के साथ इन चैलेंजेस से निपटने का प्रयास किया है। जिस तरीके से आत्मनिर्भर हिमाचल की लगातार बात की गई है, और आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाने के लिए हमारे वेज एंड मीन्स प्रदेश के मजबूत हो, प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन पैदा हो, प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इनकम के साधन पैदा हो, प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा हमारा जो है इस तरीके की चीजें, चाहे वो हाइड्रो पावर है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन की बात मुख्यमंत्री जी समय समय के ऊपर करते हैं, उसको बल देने की बात की गई है, ई टैक्सीज को प्रदेश के अंदर बढ़ावा देने की बात की गई है। तो ये चीजें आने वाले समय में इसका एक लाभकारी फायदा प्रदेश के युवाओं को तो स्वरोजगार के साधन में मिलेगा ही, मगर हिमाचल प्रदेश विल गो डाउन इन हिस्ट्री in contributing a long way in climate change, in global warming। और जिस तरीके से कार्बन क्रेडिट्स हिमाचल प्रदेश को मिलने चाहिए, ये भी एक हिमाचल प्रदेश के लिए I would say it would be a feather in the cap of Himachal Pradesh। And when I say Himachal Pradesh, I am not referring to Himachal Pradesh government, I am referring to 70 lakh people of Himachal Pradesh। क्योंकि जब ये बदलाव हो रहा है, जब ये नई सोच आ रही है, तो इस नई सोच के लाभकारी हिमाचल प्रदेश की 70 लाख आवाम है। और वो किसी भी दल के हो सकते हैं, किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, मगर बदलाव प्रदेश के लोगों के लिए एक सकारात्मक सोच लेकर आ रहा है। और जैसा मैंने कहा कि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। मैं सबसे पहले तो अपने विभाग की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार तो इन टोटलिटी मुख्यमंत्री जी उसके बारे में लगातार बात करते ही रहते हैं, और मैं भी उसके बारे में उसको भी हाईलाइट करूंगा, मगर प्राइमरीली जो रिस्पॉन्स होगा, मुझे खुशी है
कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जब से मुझे जिम्मेवारी दी गई है, मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ, पार्टी के सभी वरिष्ठ केंद्र के नेतृत्व के सहयोग के साथ हमने लगातार एक सकारात्मक इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहला जो मैंने मजबूत कदम और कड़वा कदम उठाया था आज से 1 साल पहले, जब हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के टेंडर होने थे। मुझे बहुत प्रेशर भी था कि आप ये कदम ना उठाएं, मगर हमने सब प्रेशर को पीछे रखते हुए ये निर्णय लिया। विधानसभा में मैंने एश्योरेंस दिया कि कोई भी ठेकेदार जो नाबार्ड का या पीएमजेएसवाई 1 और 2 के काम कर रहा है, अगर उनके काम पूरे नहीं हुए हैं या उनके काम सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो पीएमजेएसवाई 3 में उनको काम नहीं दिए जाएंगे। दिस वाज अ हिस्टोरिक डिसीजन इन द डिपार्टमेंट। इससे बहुत से वो भी समय के ऊपर पूरी हो रही है। आपको मैं जानकर आपको खुशी होगी कि अब हमारी मात्र 5 से 6 सड़कें रह गई हैं केवल हिमाचल के अंदर पीएमजेएसवाई 1 की, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, और ये सारी दुर्गम क्षेत्र की है। चाहे वो हमारा बड़ा बंगाल इलाका है, आपके चंबा जिला के अंदर वहां की सड़कें हैं, या हमारे आनी इलाके की कुछ कठिन सड़कें हैं, या हमारा जो डोडरा क्वार का इलाका है आपके रोडू निर्वाचन क्षेत्र में, वहां की सड़कें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके लिए हमने स्पेशल रूप से केंद्र सरकार से मिलकर इसके लिए एक्सटेंशन जो है वो इस साल के अंत तक मांगी है, और मैंने विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं कि इस साल के अंत तक इन सब सड़कों का काम पूरा हो जाना चाहिए। मैं अगली बार किसी भी एक्सटेंशन के लिए दिल्ली नहीं जाने वाला। बिल्कुल साफ बात है। मैं, जैसे वो कहते हैं तारीख पे तारीख, वैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कोई भी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन नहीं चलने वाली। जो काम है समय के ऊपर पूरा होगा। ठीक है, हमने माना कि कुछ दुर्गम इलाके हैं, कठिन इलाके हैं, वहां पे जो वर्किंग कंडीशंस है वो अलग है, डिफिकल्ट है, स्ट्राटा अलग है, पत्थर को काटना मुश्किल हो जाता है, इसलिए समय लग जाता है। मगर हमने 2 एक्सटेंशन ले ली है। इसके बाद एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम स्टेटिंग दिस कि हम इसमें कोई भी अब एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे, और इसको इस साल के अंत यानी सितंबर 2025 तक, सितंबर या अक्टूबर 2025 तक इन कामों को पीएमजेएसवाई 1 के जो छूटे काम थे, जो रह गए थे, उनको पूरा कर लिया जाएगा। दूसरा आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो एलोकेशन है, ये हमारी जो है इस वित्तीय वर्ष की 2,806 करोड़ जो है वो डिपार्टमेंट को दी गई, और इसमें से 1,238 जो है 1,238 करोड़ ये अभी तक हम इसको सितंबर 2024 तक इसको खर्च चुके हैं। अभी भी इसका कार्य पूरी मजबूती से चला हुआ है। मैंने कुछ ही दिन पहले एक रिव्यू बैठक डिपार्टमेंट की करी, और उसमें हमने पूरा बल जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर दिया है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चले हुए हैं, चाहे वो सीआरएफ के हैं, चाहे वो एनडीआरएफ के हैं, चाहे वो आपके पीएमजेएसवाई के हैं, नाबार्ड के हैं, उनका खर्चा पूरा होना चाहिए। बहुत जगहों पे हमको देखने को मिलता है कि पीडब्ल्यूडी वाले जो है अपना बुक्स को ढंग से खर्चा नहीं दिखाते हैं, और जब हम खर्चा नहीं दिखाएंगे तो निश्चित तौर से एडिशनल एलोकेशन ऑफ बजट जो होना है उसमें कमियां रहती है। तो इसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को पूरे तरीके से टाइट किया है, और ये इंश्योर किया है कि समय के ऊपर काम भी होना चाहिए, और काम होने के साथ साथ खर्चा भी जो है वो किताबों के अंदर आना चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या नेक्स्ट हमारे जो साइकिल्स है, फाइनेंशियल साइकिल्स है, उसमें जो बजटरी एलोकेशन समय समय पर हर 6 महीने में या 3 महीने में जो एलोकेट होना है वो समय पर हो, और समय में उसका फायदा जो है वो प्रदेश को मिले। और आपको मैं जानकर ये भी खुशी होगी कि ओवर द पास्ट 2 इयर्स, 2 साल के हमारे सरकार के कार्यकाल में हमने 1,370 किलोमीटर सड़कें जो है नई प्रदेश के अंदर पिछले 2 साल के कार्यकाल में बनाई है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड इसी समय में 1,190 किलोमीटर की आपकी क्रॉस ड्रेनेज, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को बल देता हूं कि सड़कें बनाना एक बात है, मगर उसके साथ साथ जो क्रॉस ड्रेनेज है, क्योंकि पानी की निकासी पर पानी का जो एक बहाव जाता है जिसकी वजह से सड़कें जो है वो खराब हो जाती है, इसलिए हमने क्रॉस ड्रेनेज के ऊपर और कलवटों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। ये बात मैं आपको
विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात कह रहा हूं कि हमको इसको बढ़ाना है, और इसलिए हमने 1000, जैसा मैंने आपको कहा, 190 क्रॉस ड्रेनेज का कार्य 2 साल के अंदर जो है वो पूर्ण हिमाचल प्रदेश के अंदर किया है, और एडिशनली 1740 किलोमीटर ऑफ रोड्स हैव बीन मेटल्ड एंड टार्ड, जो जिनको मेटलिंग टारी 1740 किलोमीटर सड़कों की पिछले 2 साल के कार्यकाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे डिपार्टमेंट ने पूरी करी है। इसके लिए भी मैं अपने फील्ड के कार्यकर्ताओं को, फील्ड का जो हमारा स्टाफ है पीडब्ल्यूडी का, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और रोड एक्सेस 61 सेंसस विलेजेस जो है वो हमारे, इसको हमने बढ़ाया है, जिसको आने वाले समय में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और शिमला शहर की अगर हम बात करें, यहाँ पे ईज ऑफ ट्रैफिक के लिए मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि हमको शहर के अंदर जो है वो ट्रैफिक की मूवमेंट को बेटर करना है। इसके लिए जो हमारे विभाग का, पीडब्ल्यूडी विभाग का एजेंसी है HPRIDC, हिमाचल प्रदेश रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके माध्यम से एक 880 मीटर लॉन्ग डबल लेन टनल का अभी हमने DPR हम बनवा रहे हैं। जो हमारा जो नव भारत है आपका, उसको जाकू के नीचे से होते हुए इसको इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से जोड़ने का प्रस्ताव है, और इसके लिए जो है 100 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट का प्रावधान जो है वो मुख्यमंत्री जी ने फाइनेंस मंत्रालय से एडिशनलिटी के रूप में किया है। अभी इसमें इमीडिएट 100 करोड़ दिए हैं, और आने वाले समय में इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 295 करोड़ है, 295 करोड़। तो एक बारी जब इसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी, इसकी अलाइनमेंट, इसकी DPRs पूरी हो जाएगी, उसके बाद इसका प्रोसेस आने वाले समय में शुरू कर दिया जाएगा। बिकॉज आई एम ऑल्सो दी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसलिए शहरी विकास और शहरी ईज ऑफ ट्रैफिक के लिए भी ये टनल मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस पे हम पूरी मजबूती से आने वाले समय में जो है वो कार्य करेंगे, इसका भी मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। और उसके साथ साथ जो हमारा PMJSY 3 है, PMJSY 4 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो चौथा चरण है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी मैं लगातार प्रदेश के हर क्षेत्र का हम दौरा करते हैं, दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र का हम दौरा करने में विश्वास रखते हैं। कुछ समय पहले मैं भरमौर गया था, अभी कुछ दिन पहले मैं डोडरा कुआर का हमने दौरा किया, अभी कुछ दिन बाद हमने जो है वो तीसरा इलाके का दौरा रखा है। अभी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर कई ऐसे छोटे आबादी के गांव हैं जिसमें 2011 का जो हम सेंसस पकड़ रहे हैं, जिसके हिसाब से करीबन आपके 650 से लेकर 700, मैं गांव नहीं कहूंगा उनको, मगर आबादी दे इलाके हैं जिसमें 100 लोगों की या 200 लोगों की या 250 लोगों की आबादी है, उनको सड़क मार्ग से हमने जोड़ना है। इसके लिए हम केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग ले रहे हैं। ये केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना का चौथा चरण। तो इसको हम आने वाले समय में, अभी जब पीछे जो हमारा सेंट्रल बजट आया था उसमें इसकी घोषणा हुई है। अभी तक इसकी जो क्लियर मोडेलिटीज है प्रदेश सरकार की ओर से, हम उसको बना रहे हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से, और उसको आने वाले समय में जो है वो हम ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार के साथ शेयर करेंगे। इसमें मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। हालांकि ये जो योजना है केंद्र सरकार की, ये केवल नए इलाके जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। मगर हिमाचल की जो रोड कंडीशंस है, हिमाचल की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक करी, जिसमें हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है पीडब्ल्यूडी के या और अधिकारी है, और हम सब का डिपार्टमेंट का ये मत था कि नए सड़कों को जोड़ना तो एक बात है, नए आबादी को जोड़ना तो एक बात है, वो बहुत अच्छी बात है, वो हम कर रहे हैं। मगर उसके साथ साथ जो हमारी ऐसी सड़कें हैं जो PMJSY 1 में या 2 में बनी हुई है मगर कच्ची है, उनमें सोलिंग हुई है मगर अभी तक वो पक्की नहीं हो पाई है, इसके लिए हमने एक स्पेशल केस, ये केवल हिमाचल स्पेसिफिक है, ये और राज्यों का नहीं है अभी तक, ओनली हिमाचल स्पेसिफिक, कि इसमें हमने एक स्पेशल केस बनाया कि PMJSY 4 में वी शुड बी परमिटेड not only to connect unconnected habitations but also to इसमें हरी झंडी
कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से देखने को मिल रही है। जो चर्चाएं अभी हमारी हुई है, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से इसकी हमको स्वीकृति नहीं आई है, मगर क्योंकि हम एक राइट डायरेक्शन में, जो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनसे भी हम इस दिशा में मिलेंगे, इस विषय के लिए मिलेंगे और हिमाचल को ये सौगात हम केंद्र से लेकर आएंगे, इसका भी मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं वो भी हिमाचल प्रदेश आए और मुख्यमंत्री जी के साथ एक हाई पावर्ड मीटिंग जो है हमने पीटर ऑफ में, उनकी मुख्य पार्किंग्स है पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे हमारा गार्बेज डिस्पोजल है, हमारा सेग्रीगेशन ऑफ वेट गार्बेज एंड आपका ड्राई गार्बेज है, उसके लिए बेहतर हम प्रयास करेंगे कि मंडी के अंदर, क्योंकि मंडी एक छोटी काशी के नाम से मंडी को जाना जाता है, मंडी जो है राजनीतिक रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, मगर राजनीति के साथ साथ धार्मिक रूप से भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि वहां पर भी एक रिवर फ्रंट का, छोटा रिवर फ्रंट का मंडी के जो हमारी ब्यास नदी है उसके ऊपर वहां पे बनाया जाए, जहाँ पे शाम की आरती जैसे आपकी वाराणसी में करवाई जाती है या आपके और घाटों पे देश में करवाई जाती है, हरिद्वार में करवाई जाती है, उसी तर्ज पे छोटी काशी में भी आपकी वहां पर शाम की आरती करवाई जाए, संध्या की आरती करवाई जाए और हमारा जो देवी देवताओं में हमारा अटूट विश्वास है वो बरकरार रहे, इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। और आप अभी हमारे माननीय मेयर साहब ने हमें इसके बारे में भी बताया है कि 5 हमारी पार्किंग्स जो है वो शिमला शहर के अंदर, जिसमें करीबन 1700 गाड़ियों की एडिशनल पार्किंग्स जो समय अलग अलग जगहों में बन रही है, एक आपकी विकास नगर में बन रही है, जो है वो आपके स्मार्ट सिटी के माध्यम से दिया गया है, ये मार्च 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी और इसका फायदा भी पूरे शहर के लोगों को जो है वो आने वाले समय में मिलेगा, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और शिमला शहर में जो ट्रैफिक कंजेशन पे बनने जा रहा है उसकी सारी प्रक्रियाएं, टेंडर प्रोसेस वगैरह सब कंप्लीट हो गया है एंड इन द टाइम्स टू कम उसका भी फायदा प्रदेश में जो है वो खास करके राजधानी के टूटे, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर जो हमारे मेन अचीवमेंट्स कांग्रेस पार्टी की सरकार की मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की रही है, उसकी आपको झलकियां, केवल हाइलाइट्स मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। एक हमारी जो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है, क्योंकि मैं खुद युवा हूँ, ट्रिपल चीफ मिनिस्टर, तो इसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टार्टअप योजना है इसमें 680 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और इसमें फर्स्ट फेज में जो है 50% की सब्सिडी ई टैक्सीज के लिए दी गई है, सेकेंड फेज में 50% की सब्सिडी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स up to 500 kilowatts on private lands. In third phase, provision of has been made to connect farmers with natural farming practice. Just 1% पर जो है वो जो हमारे स्टूडेंट्स आगे पढ़ना चाहते हैं उनको उसमें सहयोग दे रहे हैं। और वैसे ही जो हमारी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना है, महिला सम्मान योजना, इसके बारे में बहुत चर्चाएं भी होती है प्रदेश के अंदर, खास करके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, हमारे नेता प्रतिपक्ष है जयराम जी, वो तो कोई कसर छोड़ते नहीं है, क्योंकि वहां पर भी प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा चली हुई है। जैसे मुकेश जी कह रहे थे कि उनके अंदर आज ये चला हुआ है कि असली भाजपा कौन सी है, जो कांग्रेस से गई है वो है, या जो असली भाजपा मूल रूप से भाजपा के लोग हैं वो है, क्योंकि उनके अंदर जिस तरीके की प्रतिस्पर्धा चली है, तो एक वन अप मैनशिप का जो एक दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें वो जिस इलाकों में अभी ये नहीं हुआ है वहां पर इसको आने वाले समय में वहां पर भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा जो मिल्क परचेज है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में हमारे जो मेरा गृह क्षेत्र है रामपुर बुशहर, वहां पे मुख्यमंत्री जी आए थे, लीटर दूध वहां पे प्रतिदिन जो है वो उसकी प्रोसेसिंग करवाई जा रही है। और वैसे ही आपकी जो एमएसपी प्रोसेसिंग प्लांट बहुत, जिसको मैं कह सकता हूं कि विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी वहां पर बनाया जा रहा है, फुली ऑटोमेटेड, चाहे उसमें दूध बनना है, दही बननी है, लस्सी बननी है, सब चीजें उसमें ऑटोमेटिक तरीके से उसकी छटनी, उसका जो दूध का पैस्चराइजेशन है, दूध का जो अलग अलग उसमें टेम्परेचर वेरिएशंस है, उसमें उसकी जो कैटेगराइजेशन है,
सब चीजें जो है वो मैनुअल नहीं मगर ऑटोमेटिक तरीके से करवाई जाएगी। मैं समझता हूं कि ये भी हमारी महिलाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हम आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ सुख आश्रय योजना का तो मुख्यमंत्री जी बहुत जिक्र खुद ही करते हैं, तो उसको मैं बहुत लंबे विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी नहीं देना चाहूंगा, मगर ये जैसा आपको पता है कि हमारे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं प्रदेश के अंदर, उनको एक सहारा देने के लिए इस योजना को प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है, जिसमें हमारे करीबन 600 अनाथ बच्चे प्रदेश के, उनको पिछले 2 साल में जो है वार्डन ऑफ द स्टेट के रूप में उनको ट्रीट किया जाता है। 6,000 स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं जिनको वार्डन ऑफ द स्टेट के रूप में उनको दर्जा दिया गया है, और उनको सारी सुविधाएं जो है वो सरकार की ओर से दिलवाई जा रही है। और एडिशनली 2 लाख रुपए जो उनको स्टार्टअप असिस्टेंस के लिए भी सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इट विल एम्पावर देम टू बिल्ड अ सिक्योर एंड प्रोस्पेरस फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स आल्सो एंड फॉर द स्टेट आल्सो। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सोच अलग से जो मुख्यमंत्री जी की रही है हमारे बच्चों के लिए, जिनके परिवार में उनके माता पिता नहीं थे, उनके लिए खास रूप से रही है। तो ये मैं समझता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, जिसका फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस आने वाले समय में प्रदेश के अंदर हमको देखने को मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूं। और अंत में जो हमारा ग्रीन एनर्जी स्टेट है, ये मैं इसको जो है वो राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूं, मैं इसको एज अ कंसर्न्ड हिमाचल प्रदेश का, मैं इसको बेशक आप मंत्री के रूप में भी नहीं कह रहा हूं, मगर हिमाचल प्रदेश का एक युवा होने के नाते एंड बीइंग द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द कैबिनेट, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज मुख्यमंत्री जी ने करी है। क्योंकि ग्रीन स्टेट की ओर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट वी ओ टू द फ्यूचर जनरेशंस। जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हम उनके लिए कैसा प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं, क्या हमने इस प्रदेश की रूपरेखा आने वाले समय में बनानी है, वो निर्णय मुख्यमंत्री जी लगातार ले रहे हैं। और इसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज अ एम्बिशियस गोल टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट इनटू अ ग्रीन एनर्जी लीडर बाय 31 मार्च 2026, जिसमें हमारा गवर्नमेंट हैज साइंड MOU फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनियम प्रोजेक्ट्स। It would provide an investment of 4,000 crores and create 3,500 jobs for opportunities for the residents. और इसमें मैं विशेष जिक्र हमारे जो केंद्रीय सड़क मंत्री है आदरणीय नितिन गडकरी जी, मैं उनका भी करना चाहूंगा, क्योंकि जब भी मैं उनसे दिल्ली में मिलने जाता हूं, हिमाचल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पहले चरण में, और हमारा जो गवर्नमेंट सरकारी गाड़ियां हैं पहले चरण में, उनको हम कन्वर्ट करें, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है और आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन में है, तो इससे हमारा पर्यावरण भी बचेगा, हमारा जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी, उसमें भी हम हमारे कार्बन क्रेडिट्स हिमाचल को मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो क्लाइमेटिक चेंजेस हम देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश की ओर से देश की जो है वो हमारी जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, उसको बेटर करने के लिए हम दे सकेंगे। ये भी एक मैं समझता हूँ कि छोटा स्टेप है, मगर आने वाले समय में दिस विल गो अ लॉन्ग वे टू डिफाइन हिमाचल प्रदेश इन द टाइम्स टू कम। और इसके साथ साथ बूस्टिंग रेवेन्यू, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, किस तरीके से हमको अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है। क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि सरकार के ऊपर 75,000 करोड़ का, 80,000 करोड़ का ऋण है, और वो तो मैंने पहले ही कहा है कि सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है, ये ऋण हमको सौगात में पूर्व सरकारों से मिला है, मगर फिर भी ऋण को लेने के बजाय, ऋण तो लिया जा रहा है क्योंकि हमें रोज की अपनी रोजमर्रा के कार्य भी करने हैं, मगर उसके साथ साथ रेवेन्यू को इम्प्रूव करने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं, मुख्यमंत्री जी ने उठाए हैं, बोल्ड डिसीजंस लिए गए हैं, इससे 2600 करोड़ का 2 साल में प्रदेश सरकार के कोष में, रेवेन्यू में, आमदनी में वृद्धि हुई है 2600 करोड़ की। ये एक बड़ा कदम सरकार की ओर से लिया गया है। और मैं जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय ठाकुर जयराम जी, उनको भी कहना चाहूंगा, आप समझते हैं, आप कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा जो है वो अर्थशास्त्री हूं, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूं, आप हमें ये बताइए कि आपकी सरकार के समय में
कौन से ऐसे कदम पिछले 5 साल के अंदर लिए गए जिसमें आपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम लिए? आपने क्या किया? मैं बताता हूं। आपने केवल जो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स की मलाई केंद्र सरकार से मिलती थी, 12,000 करोड़ रुपए जो उनको उस समय उनकी सरकार के समय में मिले। मैं पिछले कल फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ बड़ी लंबी चर्चा कर रहा था प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति के ऊपर, और उन्होंने मुझे, और वैसे भी मुझे इसके बारे में जानकारी है कि जो ये रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स जो हमारे 15वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन की वजह से 9,000 करोड़, पहले 12,000 करोड़ था, 12,000 करोड़ से 9,000 करोड़, और 9,000 करोड़ से अगले वित्तीय वर्ष यानी 25-26 में ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आपका मात्र 3,000 करोड़ रुपए रह गया। ये 12,000 करोड़ को लुटाने का काम अगर किसी ने किया है, ये जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया। अगर उनको इतनी चिंता प्रदेश की सरकार के, प्रदेश के लोगों के बारे में होती तो इस पैसे को समय समय पर जो है प्रदेश की कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रिएट किया जाता, उसके लिए इस पैसे को खर्चा जाता। मगर उनको केवल इस पैसे को का दुरुपयोग करके हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगर पटरी पर लाने का किसी ने काम किया है तो वो जयराम जी की सरकार ने, और उनके जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट उनकी सरकार में थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर जो अपने को बहुत बड़ा कोई अंतर्यामी समझते थे, उनकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश की ये फाइनेंशियल कंडीशन है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको इससे बाहर निकलना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री भी, जैसा मैंने आपको कहा, कि ये मजबूत कदम उठाए हैं। चाहे वो लिकर सेस लगाया है, एक मजबूत कदम उन्होंने वाटर सेस के लिए भी लगाया। वाटर सेस भी प्रदेश के अंदर लगाया गया, हालांकि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें कुछ जो है कुछ कमियां हुई, या जिसकी वजह से वो पूरी रूप से लागू नहीं हो पाया। मगर द इंटेंट बिहाइंड दैट एक्ट वाज कि जितना भी आपका पानी प्रदेश के अंदर जा रहा है, चाहे वो सतलुज का है, चाहे ब्यास का है, चाहे और नदियों का है, वो बहता हुआ सोना है, और उससे हिमाचल प्रदेश की आमदनी में वृद्धि होनी चाहिए। इट वॉज राइट एक्ट इन द राइट स्टेप, और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि उसकी एसएलपी केंद्र जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में होगी, और हम इसकी पूरी कानूनी लड़ाई आने वाले समय में लड़ेंगे। इसका भी मैं आपको पूर्ण रूप से जो है वो विश्वास दिलाना चाहता हूं। और अंत में मैं फिर से युवाओं के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि नौकरियों के बारे में बहुत भ्रम आदरणीय जयराम ठाकुर जी समय समय पर फैला रहे हैं। मैं आंकड़ों के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में, वैसे तो ये बात कहते हैं कि हमने जो 1 लाख का आंकड़ा लिया है, ये आंकड़ा केवल सरकारी क्षेत्र का नहीं है। ये आंकड़ा जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज प्रदेश के अंदर क्रिएट करने का, एन अपॉर्चुनिटी टू बी गिवन टू द यूथ, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे इंडस्ट्रीज में है। मगर अगर हम केवल सरकारी क्षेत्र की भी बात करें, और मैं आंकड़े के साथ ये बात कह रहा हूं, और मैं चैलेंज करता हूं भाजपा के किसी भी नेता को कि इन आंकड़ों पे वो हमसे विधानसभा के सभा पटल के ऊपर डिबेट करे, क्योंकि विपक्ष का विधायक रहते हुए मैंने भी कई बारी हिमाचल के युवाओं के मसले विधानसभा में एज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन मैंने उठाए हैं। इसलिए मैं ये आपको विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले 2 साल के कार्यकाल में सरकारी क्षेत्र में 31,000 नौकरियां जो है वो केवल सरकारी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो है वो, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो आईपीएच है, चाहे वो फॉरेस्ट है, इसमें क्रिएट की गई है। और कॉन्स्टेंट एंडेवर हमारा ये है कि आने वाले समय में भी हम सरकारी क्षेत्र में और उसके साथ साथ निजी क्षेत्र में भी एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज को आने वाले समय में क्रिएट करेंगे। 31,000 2 साल में, और इसके अगेंस्ट 5 साल में भाजपा की सरकार ने सरकारी क्षेत्र में मात्र 20,000 नौकरियां क्रिएट करी है। तो जवाबदेही हमारी तो है ही जनता के प्रति, बिकॉज वी आर इलेक्टेड गवर्नमेंट, मगर हमारे साथ साथ विपक्ष की जिम्मेवारी भी बनती है कि वो भी अपने 5 साल की कार्य प्रणाली का चिट्ठा लोगों के बीच में रखे। उन्होंने कितनी नौकरियां जयराम जी के समय में हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी, इसकी जानकारी भी वो दे। अगर वो नहीं देंगे तो हम सही आंकड़ों के साथ लोगों के बीच में जाएंगे, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा राज्य चयन आयोग है, इसके बारे में भी बहुत चर्चाएं होती है। क्या आवश्यकता बड़ी थी?
इस चयन आयोग को बनाने की। अगर सब कुछ जो पहले हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था, सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था, अगर उसमें सब कुछ हंकी डोरी था, if everything was right in that so called रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो आज इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, मुख्यमंत्री जी को इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बट दिस स्टेप हैड टू बी टेकन बिकॉज ऑफ द मैल प्रैक्टिसेस व्हिच हैपेंड इन द प्रीवियस गवर्नमेंट। जिस तरीके के घोटाले हुए, पुलिस भर्ती की घोटाला हुआ, कांस्टेबल्स के घोटाले हुए, या और हमारे रिक्रूटमेंट में घोटाले हुए, उसकी वजह से the chief minister was forced, the government was forced to abolish that previous recruitment board and make a new board in Himachal Pradesh। और अब इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बोर्ड के चेयरमैन भी बन गए हैं, इस बोर्ड के जो है वो सारे मेंबर्स बन चुके हैं, और जितने 13 पोस्ट कोड्स, क्योंकि बारी बारी ये सारे साथी हमको मिलते रहते हैं, एक सब कमेटी उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें जितने भी हमारे पोस्ट कोड्स हैं जो लंबित पड़े हैं, उनका जिसमें विजिलेंस के इंक्वायरी नहीं है, या जिसमें 2-3 लोग हैं जो विजिलेंस के दायरे में हैं, उनको छोड़कर हम सब पोस्ट कोड की रिक्रूटमेंट को शुरू करवा रहे हैं। उनकी रिकमेंडेशन पे 13 पोस्ट कोड्स को हरी झंडी कैबिनेट सब कमेटी से दी गई है, कैबिनेट से दी गई है, और इन सब को जो है वो राज्य चयन आयोग में इनके रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए भेज दिया गया है। कई इसमें से डिक्लेयर हो भी चुके हैं और कई आने वाले समय में डिक्लेयर होंगे, जिससे हमारे 2221 युवाओं को आने वाले समय में फायदा मिलेगा, उनको रोजगार के साधन प्रदेश के अंदर पैदा होंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। बाकी टूरिज्म के ऊपर भी जो चेयरमैन है टूरिज्म के, आरिफ बाली जी, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उस पर ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा महकमा नहीं है। और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स का सब चीजें हैं, मैं बहुत लंबा बात करूंगा तो रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी, इसलिए मुझे इसको जो है संक्षिप्त रखना चाहिए। बर्ड्स आई व्यू मैंने आपको पूरा दे दिया है। बाकी अपने डिपार्टमेंट का मैंने कहा है कि हम इसको पूरी मजबूती से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र से भी सहयोग लाने की बात है। देखिए, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, मैं तो हर मन से ये बात कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश एक अलग परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया, एक पहाड़ी राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी इसी रिज मैदान पर आकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, मगर हिमाचल प्रदेश को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, हिली स्टेट्स में रखा गया है, और हिमाचल प्रदेश को हर वो सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए जो हिमाचल को अपने पांव पे खड़ा होने के लिए सहयोग मिल सके। इसमें मैंने खास रूप से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जिक्र किया, ये लगातार कम होता जा रहा है। हमारी जो बोरोइंग कैपेसिटी है उसको भी 2% ऑफ स्टेट जीएसडीपी के ऊपर उसकी कैपिंग कर दी गई। हमने कोई भी अगर लोन या कोई भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से या आपके वर्ल्ड बैंक से या आपके और किसी भी एक्सटर्नल एडेड बॉडी से कोई लोन लेना है, उसकी भी कैपिंग है। तो निश्चित तौर से ये हमारे लिए हर्डल्स है जिसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। और मैं अंत में केंद्र सरकार से भी ये निवेदन करता हूं कि आप भी हिमाचल प्रदेश को एक छोटे भाई के रूप में देखें। राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है, मगर हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के हित के लिए ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी जिम्मेवारी बनती है, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी जिम्मेवारी बनती है, और खास रूप से जो हिमाचल प्रदेश से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, और जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनकी विशेष जिम्मेवारी बनती है कि वो हिमाचल के लिए हर फंड को लाने में अपना पूरा सहयोग दे, चाहे वो हेल्थ केयर के लिए है, चाहे वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, चाहे वो रोडवेज के लिए है, चाहे वो और किसी चीज के लिए है। हम जब भी हिमाचल का मुद्दे खास करके मैं अपने विभाग के आदरणीय गडकरी जी के समक्ष रखता हूं, उन्होंने हमेशा हिमाचल का सहयोग हमारे डिपार्टमेंट को दिया है, उसके लिए मैं उनका ऑन रिकॉर्ड धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और आने वाले समय में और भी सहयोग हिमाचल को मिले, खास रूप से हमारे विभाग को तो मिले ही, और भी सबको मिले, तो उसके लिए भी मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, मगर हमें हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाना है, हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग को आगे लेकर जाना है, हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों को आगे लेकर जाना है,
और उसके लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सरकार की है, जिसमें मुख्यमंत्री जी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, मजबूत निर्णय ले रहे हैं और कुछ कड़वे कदम भी ले रहे हैं। अगर वो कड़वे कदम आने वाले समय में उसका लाभकारी सिद्ध होंगे, उसकी भी मैंने आपको पूरी स्थिति स्पष्ट करी है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। विक्रमादित्य जी, जब आप